हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया, यकीन मानिए गणित आपका फेवरेट विषय बना दूंगा। क्योंकि एनसीईआरटी ने किताब चेंज की है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में होंगे आप। तो वो कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे। हर एक जो चैप्टर है उसको हम एकदम मखनी तरीके से पढ़ेंगे। कक्षा 8 की गणित को हम एकदम आसानी के साथ सीखेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे। आप जब किताब खोल के देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अजीब लगेगा कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। खाली लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन डिकोड करके पढ़ाऊंगा और आसानी के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है बच्चों, उसका नाम क्या है? वर्ग और घन। ये वर्ग और घन क्या होता है, आइए जानते हैं। वर्ग क्या होता है? ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ग का मतलब होता है घात में दो। ठीक है। घात में दो। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 की घात 2। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई संख्या है, मैंने ऊपर में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 2 को 2 बार गुणा करना। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 की घात 2, यानी कि 4 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है घात में 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात में 2। तो इसका मतलब क्या है? 4 को 4 से गुणा करना है 2 बार। तो 2 दूनी 4 होता है, गुणा भाग आपको आना चाहिए। 4 चौके 16 होता है। ठीक है। तो 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 हुआ। 4 का वर्ग क्या हुआ? 16 हुआ। तो ये होता है वर्ग। थोड़ा बेसिक समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम चैप्टर पे आ जाएंगे डिटेल में। पेज बाय पेज हम सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है। अब हम जानते हैं घन क्या होता है। ठीक है। जैसे वर्ग आपने सीख लिया, वैसे घन पे आ जाओ। घन क्या होता है बच्चों? घन का मतलब होता है घात में 3। क्या होता है बच्चों? घात में 3। इसका मतलब यह 2 की घात में 3, यानी कि 2 का घन। ठीक है। फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ? 4 लिखा था वहां पर, 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, 4 को 3 बार गुणा करना है। इसका मतलब ये हुआ। देखो गुणा कैसे करते हैं। इसकी गुणा इसके साथ करोगे, 2 दूनी 4 होता है। गुणे में कितना है? 2 है। फिर 4 को 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 होता है। तो 2 का घन कितना हुआ? 8 हुआ है। फिर आ जाओ, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16 होता है। यहाँ पर गुणा है, क्या है बाबू? 4 है। 16 चक्कों कितना होता है? 64 होता है। ठीक है। तो 4 का घन कितना हुआ? 64 हुआ। तो घात में अगर 3 हो तो उसे घन कहते हैं। ठीक है। घात में अगर 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है, आप समझ गए। अब प्यारे बच्चों, सबसे बेस्ट क्या होगा? जो चैप्टर है बच्चों, क्योंकि ये आपकी नई एनसीईआरटी बुक है, मेरे हाथ में है। ठीक है। इस चैप्टर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक एक लाइन को डिकोड करते हुए सीखें, पढ़ें। और वो आप बेहतरीन वे में सीख सकते हो पेन पेपर में। तो आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे पेन पेपर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 की जो नई एनसीईआरटी बुक है बच्चों, पूरा एकदम थियोटिकल है। तो इसमें हम 2 अप्रोच रख सकते हैं। एक अप्रोच क्या है कि हम पूरा डिटेल में पढ़े, लाइन बाय लाइन पूरा पढ़े। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट में जो गणित के लिए जो ज़रूरी चीज़ें, वो बताई जाए। लेकिन वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि चेंज ही इस वजह से किया गया है ताकि लॉजिकल अप्रोच रखा जाए। ठीक है। इसलिए मुझे बच्चों, मैं आपको बता दूं, बेस्ट क्या रहेगा कि आप पूरी चीज़ें पढ़ें, ताकि आपका जो चीज़ होगा, जो जिसे एक्सप्लेन करना होगा, वो तो मैं बताऊंगा। और क्या ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं, वो भी हम समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 से। कह रही है, रानी रत्ना मंजूरी ने एक इच्छा पत्र लिखा था, जिसमें उसके रत्नों के विवरण के साथ साथ एक पहेली भी सम्मिलित थी। ठीक है। एक पहेली हमको उसको सॉल्व करना है। इच्छा पत्र पढ़ने के समय रानी के पुत्र खोइस नाम और उनके 99 संबंधियों को आमंत्रित किया गया। तो कुल मिला के कितने हो गए? उनको जोड़कर 100 हो गए। रानी अपने सभी रत्न अपने पुत्र को देना चाहती थी, परंतु रानी को ज्ञात था कि यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे सभी 99 संबंधी मेरे पुत्र को सदैव कष्ट देते रहेंगे। रानी जानती थी कि उसके उसने अपने पुत्र को वे सभी बातें सिखा दी हैं जो उसे इच्छा पत्र में दे दी गई पहेली को हल करने में आवश्यक होंगी। रानी ने अपने इच्छा पत्र में जो वह इस प्रकार है। क्या है वो इच्छा पत्र?
मैंने एक पहेली बनाई, यदि आप सभी 100 व्यक्ति इसे एक साथ हल कर लेते हैं तो रत्नों को सभी समान रूप से बांट लेंगे। ठीक है, एक पहेली बनाई है उन्होंने, अगर वो हल कर लेते हैं एक साथ तो वो बांट लेंगे। आप में से यदि कोई भी व्यक्ति इसे सबसे पहले हल कर लेता है तो वह सभी रत्नों का उत्तराधिकारी होगा। अगर जो सबसे पहले हल कर लेगा वो सारे रत्न ले लेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। सबको उसने ऑल द बेस्ट बोल दिया। खोई स्नाम और उसके 99 संबंधियों को मंत्री एक गुप्त कक्ष में ले गया और 100 लॉकर थे उसमें। मंत्री ने पहले की व्याख्या इस प्रकार की। वो पहले क्या थी? संख्या 1 वाला व्यक्ति पहले लॉकर को खोलेगा, ठीक है। संख्या 2 वाला व्यक्ति दूसरे लॉकर को घुमाता है, ठीक है। अर्थात यदि लॉकर खुला तो उसे बंद कर देता है, यदि लॉकर बंद है तो उसे खोल देता है, ठीक है। संख्या 3 वाला व्यक्ति प्रत्येक तीसरे लॉकर को, ठीक है, घुमाता है। तीसरा लॉकर को घुमाएगा, तीसरा घुमाएगा, छठा घुमाएगा, नवा, 3 का पहाड़ा घुमाएगा। संख्या 4 वाला क्या करेगा? 4 वाला व्यक्ति प्रत्येक चौथे लॉकर को घुमाएगा, चौथा घुमाएगा, 8वां घुमाएगा, 12वां घुमाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो घुमा सकता है, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक सभी 100 व्यक्तियों की बारी नहीं आ जाती। अंत में कुछ ही लॉकर खुल रह जाते हैं जिन पर अंकित संख्या रत्नों के विषय में गुप्त गुप्त संकेत होते हैं, और जो गुप्त संकेत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है। जो गुप्त संकेत होंगे उसे हम क्या कहेंगे? कोड कहेंगे, ठीक है। तो ये सब थी, देखो अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये सब थियोटिकल चीज़ें हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ नहीं है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको लिख के समझाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। कह रहे यदि एक लॉकर को विषम संख्या में घुमाया जाए तो वह खुल जाएगा, अन्यथा वह बंद रहेगा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि विषम संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है। सम संख्या की अगर बात करें, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सम संख्या क्या होती है? यदि यदि संख्या संख्या के इकाई के स्थान पर, संख्या के इकाई के स्थान पर, संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो, जीरो हो, शून्य को जीरो कहते हैं, जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसे सम संख्या कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा भी है इसकी, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है, कोई संख्या अगर 2 से विभाजित होती है तो भी उसको हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर सम संख्या का उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखा 18, यहाँ मैंने लिख दिया 26, यहाँ मैंने लिख दिया 74, यहाँ मैंने लिख दिया 50, ठीक है। तो ये सभी संख्या देखो, इकाई के स्थान पर 8 है, 6 है, 4 है, 0 है, ठीक है। और एक देता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 32। तो ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। अगर इनके अलावा कुछ और आता है तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो यहां मैं लिख देता हूं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? यदि यदि संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो उसे विषम संख्या कहते हैं।
ठीक है, जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। अब इसके अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण देख लेते हैं। इकाई मतलब जानते हैं ना, पहला वाला स्थान को हम इकाई का अंक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ उदाहरण देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने 61, 73, ठीक है 73, ये 55, ये लिख दिया मैंने 67, लिख दिया मैंने 89। ये सभी संख्याएं हमारी क्या है, विषम संख्या, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ऐसी संख्या जिनकी इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी क्या होती है, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या और सम संख्याओं के बारे में हम जान के अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि लॉकर को विषम संख्याओं में घुमाया जाए, खोला या बंद किया जाए तो वो खुल जाता है, अन्यथा वो बंद रहता है। ठीक है, एक लॉकर को जितनी बार घुमाया गया है वह उस लॉकर के संख्या के गुणनखंडों की संख्या के समान होता है। यहाँ एक वर्ड आया है गुणनखंड, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए 6 के लिए संख्या 1 वाला व्यक्ति इसे खोल देता है, संख्या 2 वाला व्यक्ति इसे बंद कर देता है, 3 वाला व्यक्ति इसे खोल देता है और संख्या 6 वाला व्यक्ति इसे बंद कर देता है। तो ये 1, 2, 3 और ये जो 6, इस संख्या 6 के गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड की बात करते हैं। अगला टॉपिक में लिखता हूँ यहाँ गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, वो संख्या जो संख्या को विभाजित कर दे। जैसे ये 6 मैंने लिखा है यहाँ पे 6 लिखा था ना, 6 किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 छक्का 6, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 से भी हो जाएगा, 6 कम 6। हर संख्या का, जो भी संख्या होती है उसके 2 गुणनखंड हमेशा होते हैं, एक तो 1 और स्वयं, वो हमेशा होगा। ठीक है, उसके अलावा और बाकी देखो, 2 से कट जाते हैं, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो इस संख्या के कितने गुणनखंड है हमारे पास, 4 गुणनखंड है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, गुणनखंड किसे कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 6 का जो गुणनखंड होगा, 6 का गुणनखंड। गुणनखंड समझ गया ना क्या होता है, गुणनखंड किसे कहते हैं, वो संख्या जो संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है समझ गए। सम संख्या विषम संख्या के बारे में बता चुका हूँ। यदि गुणनखंडों की संख्या सम है तो लॉकर सम संख्या में घुमाया जाएगा और अंत में यह बंद रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये 6 का हमने गुणनखंड किया, कितने गुणनखंड, 1, 2, 3, 4। 4 क्या होती है, एक सम संख्या होती है। ठीक है, तो अगर सम संख्या आती है, लॉकर सम संख्या में घुमाया जाएगा और ये अंत में क्या हो जाएगा, बंद रहेगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या के प्रत्येक गुणनखंड का एक सह गुणनखंड है जिसे परस्पर गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब सह गुणनखंड क्या होता है, ये देखिए, यहां बात करते हैं सह गुणनखंड। सह गुणनखंड के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक आपको उदाहरण लिखा था यहाँ पर 6। ठीक है, तो सह गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 6 को और ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे 6 आ जाए, तो 1 और 6 क्या हो जाएंगे, सह गुणनखंड, क्योंकि गुणा करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर देखिए 2 और 3, 2 तिया क्या होता है, 6। फिर देखिए और कुछ होगा नहीं, 1 और 6 होगा जिनको गुणा करने पे 6 आता है, 2 और 3 होगा जिनको गुणा करने पे 6 आता है। और कोई लोगों 6 तिया 18 हो जाएगा, नई बात बनेगी, 6 दूनी 12 हो जाएगा, नई बात बनेगी, है ना। तो ये जो 2 संख्या मैंने ली, ये वाली और ये वाली, ये हमारी क्या है, ये हमारी सह गुणनखंड है। सह गुणनखंड क्या होता है, ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर वो आ जाए, मतलब वो गुणनखंड जिनको गुणा करने पे संख्या मिल जाए उसे हम सह गुणनखंड कहते हैं। तो सह गुणनखंड क्या होता है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या प्रत्येक संख्या गुणनखंडों की संख्या सम होती है, नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे देखो 1 है, ठीक है, 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ,
एक गुणा एक होता है। अगर संख्या 4 का गुणनखंड करूं, देखिए 4 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 4 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 4 किससे विभाजित होगा, जो संख्या होती है एक और स्वयं तो वो होता ही होता है गुणनखंड, और किससे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में आता है 4, है ना, तो ये इसके गुणनखंड है। तो क्या ये सम है, 1 2 3 है, सम नहीं है, ठीक है। 9 के लिए देख लो, 9 का गुणनखंड की अगर हम बात करें, 1 का दिखा दिया मैंने, यहाँ 9 लिखा है, 9 का भी देखते हैं। देखो 9 का गुणनखंड अगर हम देखें तो एक तो होगा 1, और एक क्या होगा, 3 तिया 9, और 9 1 कम 9, है ना, कितने 1 2 3 है, तो ये सब विषम है, एक भी विषम होता है, 1 2 3 ये भी विषम है, और ये भी विषम है 1 2 3, तो सारे गुणनखंड क्या है, विषम है। तो इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होती है, तो जवाब है नहीं, हमारा उत्तर क्या होगा, नहीं। कारण क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 लिख दिया, 2 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और स्वयं होगा, 1 के भाड़े में भी 2 आता है, 2 के भाड़े में भी 2 आता है, 2 कम 2 1 दूनी 2, तो ये जो गुणनखंड है ये सम है। सारे सम नहीं होते, किसी का सम होता है, किसी का विषम होता है, ठीक है, ये समझ गए। अब आ जाओ, क्या उपर्युक्त समझ का उपयोग करके अन्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम हो, बिल्कुल कर सकते हैं। उदाहरण के 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 36 का गुणनखंड 6 गुणा 6 है, यहाँ दोनों संख्याएं 6 हैं, क्या इस संख्या गुणनखंडों की संख्या विषम है, नहीं। अब वो तो चेक करने में पता लगेगा ना। देखो 36 का अगर हम गुणनखंड करें, यहाँ उदाहरण दे रखा है 36, 36 का गुणनखंड करें तो देखो 36 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक तो हो जाएगा एक हो जाएगा 36, 36 किस किस से विभाजित हो जाएगा, वही है गुणनखंड, 2 के पहाड़े में आ जाते हैं, 2 1 कम 2, 2 8 16, और किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, भाग दे दो, और किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, ठीक है, और किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36, ठीक है, और किससे कट जाएगा, कट जाएगा मतलब विभाजित, किससे हो जाएगा, 9 से कटा 12 से कटेगा, 12 3 36, फिर किससे कटेगा, 18 से कटेगा, 18 दूनी 36, और 36 एकम 36, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सम है। 36 का क्या है, सम है, 8 है ना, ये हो गया। अब 36 को हम ऐसे भी तो प्राप्त कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 6, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, जो संख्या मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ग संख्या, उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्ग संख्या। समझ में आ रहा है कि वर्ग संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी आगे इस पे बारे में हम और चर्चा करेंगे। 36 के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, नहीं सम होगी, ये हमने देख भी लिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले परिभाषा में। उपयुक्त समझ के आधार पर 1 4 9 16 इत्यादि के गुणनखंडों की संख्या विषम है। देखो 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 गुणा 1, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 2, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 16 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 4। तो मैंने बोला किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं या फिर वर्ग कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, वर्ग और घन। तो वर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में आ सकता है। क्या है, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या या प्राप्त गुणनफल को वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं, ठीक है। स्वयं से स्वयं को गुणा करना है। जैसे देखिए 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 मिलेगा, 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 मिलेगा। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ऐसा चलता है, ये सभी इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इधर वाली
दाईं तरफ जो लिखा हुआ है, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ग संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। तो वर्ग संख्या क्या होता है, वर्ग क्या होता होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, केवल वर्ग ही वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का एक गुणनखंड ऐसा होता है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक लॉकर जिसकी संख्या एक वर्ग है वो खुला रहेगा। ठीक है, जो हमारा चला आ रहा था स्टार्टिंग में, उसके मद्देनजर इस चीज को बोला जा रहा है। ठीक है, ये चीज आ गई, ये चीज समझ गए हम। अब हम आते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, वर्ग संख्या अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे। जो चीज हमें जो खेल के रूप में जो चीज दे रखा था उसके बारे में क्या डिस्कस निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। खोइस नाम अविलंब इन 10 लॉकर शब्द से एकत्र करता है। एक बंदा है खोइस नाम, 10 लॉकर से शब्द संकेत एकत्र करता है और इन्हें पढ़ता है। ठीक है, जो 10 नंबर उसने लिए हैं उसे वो गुप्त संकेत, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पास कोड, में पहले 5 लॉकर की संख्या सम्मिलित है, जिन्हें ठीक 2 बार घुमाया जाता है। ऐसे ऐसे करके 2 बार घुमाया जाता है। ये 5 लॉकर कौन से हो सकते हैं? ठीक है, जिन लॉकरों को 2 बार घुमाया गया है वे अभाज्य संख्याएं वाले लॉकर हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है वो जान लीजिए आप अच्छे से। अभाज्य संख्या और यहाँ बात करेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या होती है ये आप जान लो। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, और भाज्य संख्या क्या होती है? संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं कि ये क्या होता है। यहां लिखता हूं उदाहरण। जो चीजें जरूरी हैं उनको मैं लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, सो देखिए बच्चों, यहाँ अभाज्य संख्या की बात करने में उदाहरण दे रहा हूँ। एक संख्या मैंने 2 ली, एक 3 लिखी और एक 5 लिखी। 2 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। और किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा। 3 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। 5 किससे विभाजित होगा? 5 से होगा और 1 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही संख्या से विभाजित होता है, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उदाहरण दे रहा हूं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ मैंने 6 लिख दिया, यहाँ मैंने 8 लिख दिया। 4 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, 1 2 3, 2 से ज्यादा है, ये क्या हो जाएगी? ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। 6 किससे कटेगा? 1 से। किससे कटेगा? 2 से। 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6। कितने गुणनखंड? 1 2 3 4, 2 से ज्यादा है। फिर आ जाओ 8 में, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8। इसके भी देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो ये हमारी भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या बोला? जिन लॉकरों को 2 बार घुमाया गया है वे अभाज्य संख्या वाले लॉकर हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या वाले लॉकर हैं क्योंकि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड हैं, एक और वो स्वयं खुद। ठीक है, तो उनको 2 बार घुमाया जाता है। जैसे 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, तो इन संख्याओं को 2 2 बार घुमाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं वर्ग संख्या क्या होती है। तो अभी मैंने बोला था
वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको स्वयं को स्वयं से गुणा करने पे जो संख्या मिले उससे हम वर्ग संख्या कहते हैं। स्वयं को स्वयं से गुणा करने पे जो संख्या मिलती है उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, आराम से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का वर्ग, 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 का वर्ग संख्या क्या होगा? 1 को 1 से गुणा करेंगे, देखो 1 को 1 से गुणा करें, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वर्ग लिखते हैं घात में 2 करके। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात में 2, 2 बार गुणा हो रहा है तो घात में 2, 1 गुणा 1 1 होता है। फिर देखो 2 गुणा 2 का मतलब क्या है? 2 कितनी बार गुणे में? 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये 1, ये 4, 3 का वर्ग, ये जो 9 है ये सब क्या वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूं 10 गुणा 10, 10 का वर्ग, तो 10 दशम 100, तो ये सब क्या है? हमारी वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सामान्यतः किसी भी संख्या n के लिए n गुणा n क्या लिखते हैं? n स्क्वायर लिखते हैं, जिसे n का वर्ग पढ़ा जाता है। इसे कॉपी में लिख लेना। ठीक हो गया? समझ गए प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन चल रहा हूं ताकि हर एक चीज आप डीप में समझ पाए, कुछ भी छूटे ना। जैसे यहाँ पर 3/5 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/5 का वर्ग है तो 2 बार गुणा कर दो। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना, ऊपर ऊपर गुणा होगी, 3 तिया 9, 5 गुणा 5, 5 बचे 25। यहाँ पर 2.5 है तो 2.5 का अगर मुझे वर्ग करना है, देखो कैसे होगा, मैं यहाँ गुणा करके दिखाता हूँ। कोई भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 को गुणा करना है 2.5 से, यहाँ लिख देते हैं 2.5 को गुणा करना है 2.5 से, तो नॉर्मल गुणा करना आना चाहिए। 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 का हो गया 2 पे आ जाओ, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ देंगे 5 2 5 और 1 6, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, दशमलव कितने स्थान के बाद है? 2 1 2। गुणा करना आपको आता ही होगा, अगर दशमलव का गुणा नहीं आता तो मुझे बता देना, ये सब मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ संख्याएं छोड़ रखी हैं कुछ, अब इनका बताना है। देखो 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 आता है, 7 को 7 से गुणा करो 7 7 49 आता है, 8 को 8 से गुणा करोगे 8 8 64 आता है, 9 को 9 से गुणा करोगे 81 आता है, 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आता है, 11 को 11 से गुणा करोगे 121 आता है, 12 को 12 से गुणा करोगे 144 आता है, 13 गुणा 13 169 आता है, 14 गुणा 14 196 आता है, 15 गुणा 15 225 आता है। ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है जी, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, और भी गुणा करके दिखा देते हैं, जैसे कम से कम ये याद भी होना चाहिए, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 आएगा। ठीक है, फिर 17 को 17 से गुणा करेंगे 289 आएगा। ठीक है, फिर 18 को 18 से गुणा करेंगे, ठीक है, 18 को 18 से गुणा करेंगे 324 आएगा, याद कर लेना ये। फिर 19 को 19 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 361, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, 22 को 22 से गुणा करेंगे 484 होगा, 21 को 21 से गुणा करेंगे 441। तो ये जितने भी हैं ये याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकते हैं, आते हैं। बाकी गुणा करना तो आपको याद ही है, याद नहीं है तो 19 को 19 से गुणा कर लोगे, गुणा करना आते ही होगा, यही आएगा 361। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। ठीक है, कह रहे हैं आपने उपयुक्त तालिका में किन प्रतिरूपों का अवलोकन किया, अवलोकनों को अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। हमने वर्ग संख्याओं का अवलोकन किया। किसका अवलोकन किया? वर्ग संख्याओं का। अब एक चीज आपने नोटिस की, जो भी वर्ग संख्या है सभी के इकाई में या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा या फिर 9 आएगा। अब देखो जितनी भी संख्या है यही संख्या, इसके अलावा कुछ और नहीं। 7 है किसी के लास्ट में, किसी के लास्ट में 7 है, नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। 2 है, नहीं होगा। 8 है, नहीं होगा। किसी भी संख्या की इकाई के स्थान में 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अगर आता है तो वो संख्या कभी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 होता है,
1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है या फिर 9 होता है। इन्हीं संख्याओं पे ये समाप्त होती हैं। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना, ये काम की चीजें हैं। सभी संख्याएं, सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। कोई भी संख्या अगर 2, 3, 7 या 8 पे समाप्त नहीं हो सकती। वर्ग संख्या अगर समाप्त हो रही है तो वर्ग संख्या वो नहीं होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो क्या वो सदैव एक वर्ग संख्या होगी? सदैव वर्ग संख्या होगी? तो आपका उत्तर होगा नहीं। देखो 16 एक वर्ग संख्या है, 36 एक वर्ग संख्या है, 4 गुणा 4 होता है 16। 16 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों? 16 प्राप्त करने का तरीका क्या है कि 4 को 4 से हम गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा। 36 प्राप्त करने का तरीका क्या है कि 6 गुणा 6 लिखेंगे। तो इसके इकाई के स्थान पर 6 था, इसके इकाई के स्थान पर 6 था, तो ये वर्ग संख्या था। देखो 4 गुणा 4, 6 गुणा 6। अगर मैं एक संख्या 26 लिख दूं, इसके इकाई के स्थान पर भी 6 है, तो क्या ये एक वर्ग संख्या है? बिल्कुल भी नहीं, ये वर्ग संख्या नहीं है। सोचो कौन सी दो संख्या सेम टू सेम लोग जिनको गुणा करने पे 26 आ जाए? वर्ग संख्या नहीं है, ये वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऐसी 5 संख्या लिखिए जिनके इकाई के अंक को देखकर आप ये निर्धारित कर सकेंगे कि वो वर्ग नहीं है। ठीक है, इकाई के अंक को देखकर आप बता दोगे कि ये वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसी 5 संख्या लिख दो। तो इसका उत्तर क्या होगा? मैं आंसर लिख देता हूं यहां पर। वर्ग संख्या नहीं है, जैसे मैं यहां लिख सकता हूं 22 लिख दिया, ये एक वर्ग संख्या नहीं है। 5 बोला है ना, 22 लिख दिया, 23 लिख दिया, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 24 लिख दिया, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और 27 लिख दिया, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। 28 लिख दिया, ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। है क्या वर्ग संख्या? नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान में 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8 हो, वो संख्या कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज भी हमने आराम से सीख ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए 6 पर समाप्त होने वाली वर्ग संख्याओं पर विचार करते हैं। 6 पर समाप्त होने वाली संख्या पर विचार करेंगे। अच्छा, इससे पहले कुछ छूट रहा है क्या हमसे? देखो देखो, अगर किसी संख्या 1 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग करेंगे, 29 का वर्ग करेंगे, तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। क्योंकि देखो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। 9 गुणा 9, 9 9 81, इकाई के स्थान देखना है, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर किसी संख्या के में 1 हो या 9 हो लास्ट में, तो उसका वर्ग करने पे इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 हो और 6 हो, ठीक है, और उसका वर्ग करोगे, हमेशा इकाई के स्थान पर 6 आएगा। देखो इकाई के स्थान पर 4, देखो इकाई के स्थान पर कुछ भी हो, मतलब कोई भी संख्या हो, 14 हो जैसे, ठीक है, 14 गुणा 14, तो इकाई के स्थान पर 4 है, 4 है, 4 चौको 16 होते हैं, तो 6 जरूर आएगा इकाई के स्थान पर। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 4 है और उसका वर्ग किया जाए, तो हमेशा वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6 आएगा। अगर 6 है तो 6 का वर्ग करने पर हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो अगर 4 हो और 6 हो इकाई के स्थान पर, और इन संख्याओं का क्या किया जाए? वर्ग किया जाए, तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या रहेगा? इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। अब हमसे इस पे एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं में इकाई का अंक 6 है? ठीक है, इकाई का अंक 6 है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं में इकाई का अंक 6 है? तो देखो 8 8 64, बस पहला ही लेना है और उसको खुद से गुणा कर देना है। 8 गुणा 8, 8 8 64, 6 आ रहा है क्या? नहीं। फिर आ जाओ, 6 कब आएगा? जब 4 और 6 होगा। 34 है, 34 है ना, 34 का वर्ग, तो हमें इकाई वाला लेना है। 4 गुणा 4, 4 चौको 16, इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है।
तो ये वाला होगा सेकंड वाला। थर्ड वाला भी होगा, 46 का वर्ग है ना, तो 46 है, 46 का मतलब क्या होता है 6 गुणा 46 तो हमें बस इकाई का अंक लेना है। तो यहाँ पर क्या करोगे 6 गुणा 6 कर दोगे, 6 क्या होता है 36, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला भी होगा। अब आ जाओ, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये वाला भी होगा, यहाँ 4 दिख रहा है, ये वाला भी होगा, ये 2 दिख रहा है, ये नहीं होगा। 82 का वर्ग है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 82 गुणा 82, तो इकाई का अंक ले लो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, क्या इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, कह रहे हैं हमारे पास एक शून्य, अगर एक शून्य है ना और वर्ग करने पे 2 शून्य हो जाते हैं। देखो 20 है, देखो 1 का वर्ग, सिंपल सी बात है, 10 को 10 से गुणा करोगे, 1 एकम, 1 पीछे कितने 0 है 2, बढ़ा दो। 20 है, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, कितने 0 है 2, बढ़ा दो 400। 40 है, 40 गुणा 40, तो 4 चक्को 16, पीछे से 2 0, अगर 1 0 है वर्ग करने पे 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 है तो वर्ग करने पे 4 हो जाएगा, डबल कर हो जाता है। देखो यहाँ पे 2 0 है तो पीछे कितने हो गए 4 0, यहाँ 2 0 पीछे कितने हो गए 4 0, यहाँ 2 0 पीछे कितने हो गए 4 0, यहाँ 2 0 पीछे कितने हो गए 4 0, डबल हो जाता है। अगर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कह रहे हैं यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो तो उसके वर्ग अंत में कितने शून्य होंगे 6। इसका उत्तर क्या होगा 6 शून्य होगा, डबल हो जाएगा, जितना भी होगा उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, कह रहे आपने किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या और उसके वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या के विषय में क्या अवलोकन किया कि दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना हो जाता है, वर्ग करने पर शून्य 2 गुना हो जाता है, ये अवलोकन किया हमने। ठीक है, क्या ऐसा सदैव होता रहेगा, बिल्कुल सदैव होता रहेगा, हाँ यहाँ लिख दोगे हाँ। क्या हम कह सकते हैं कि वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या ही होती है, जी बिल्कुल सम संख्या ही होती है। ठीक है, अगर 1 भी है, 1 का डबल करोगे क्या हो जाएगा 2, 3 है, 3 का अगर डबल करेंगे तो क्या होगा 6, अगर 9 है, 9 का डबल करेंगे तो क्या होगा 18। कोई विषम संख्या लोगे, जैसे उसका हम डबल करेंगे तो वो एक सम संख्या हो जाएगी। केवल सम संख्या हो सकती है, हाँ इसका उत्तर है हाँ, हाँ केवल सम संख्या ही होती है। कह रहे किसी संख्या और उसके वर्ग की अनुरूपता के विषय में आपके क्या विचार हैं। ठीक है, तो देखो किसी संख्या और उसके वर्ग की अनुरूपता में क्या विषय है, तो कोई भी संख्या होती है, देखो जैसे एक संख्या मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक संख्या मैंने 4 लिख ली और ये एक नॉर्मल संख्या है, ठीक है, और उसका यहाँ पर एक वर्ग लिख लिया। ठीक है, 4 तो 4, ये 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 गुणा 4, उसको 2 बार गुणा कर दिया, खुद का गुणा खुद से होता है, 4 चक्को 16 हो जाता है। ठीक है, तो जो संख्या होती है और जो वर्ग होता है उसमें ये चीज होता है कि वो उसका 2 गुना हो जाता है, 2 बार गुणा हो जाता है ना। अगर यहाँ देखें जो संख्या है ये 4 है और ये हमें 16 मिला है, तो इस संख्या की ये 4 गुना है। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो नॉर्मल संख्या थी, सॉरी जो नॉर्मल संख्या थी 4 का, उससे ये कितना गुना है 4 गुना है। ठीक है, जो भी संख्या रहती है, जैसे यहाँ मैंने 6 लिख दिया, अब मैं 6 का वर्ग करूंगा तो 36 आएगा। ये जो 36 है वो 6 का कितना गुना है 6 गुना है, ये हम देख पा रहे हैं संख्याओं में, है ना। अब हम आते हैं पूर्ण वर्ग और विषम संख्याओं में। ठीक है, कि पूर्ण वर्ग क्या होता है और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इस पर हम बात करते हैं। ठीक, अब कुछ नोटिस करने वाली चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। क्रमागत वर्गों के मध्य अंतर देखिए, जैसे मैंने एक संख्या ले ली, 4 ले ली, 9 ले ली, 16 ले लिया, 25 ले लिया, ये क्रमागत हमारी कैसे संख्याएं हैं, वर्ग संख्या। 4 में से 1 घटाऊंगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से मैं इस 4 को हटा दूंगा, देखो ध्यान देना, ये 4 9 16 25 ये क्या है क्रमागत संख्या है, क्रमागत वर्ग संख्या है।
क्रमागत वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इस 4 में से मैंने 1 को घटाया, पहली विषम संख्या, तो वो कितनी आ गई? 3। ठीक है, पहली विषम संख्या 3, 4 में से घटाया 3 आया। फिर ये जो 9 था, 9 में से इस 4 को घटा दिया, इस 9 में से इसके पहले वाले को घटा दिया, कितना आ गया? 5। ठीक है, देख पा रहे, ये जो 1 होता है ये भी एक वर्ग संख्या है। 1 भी क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो 1 से 1 के ऊपर कुछ था नहीं, तो 4 से स्टार्ट किया, 4 में से 1 घटाया 3 आ गया, 9 में से 4 घटाया 5 आ गया। ठीक है, 16 में से 9 घटाया 7 आ गया, और 25 में से 16 घटाया 9 आ गया। ध्यान दीजिए कि यह प्रतिरूपी अगली कुछ वर्ग संख्याओं तक बना रहता है। ठीक है, अब थोड़ा और नोटिस करो, देखो 1 को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 1 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है? 3 होता है। तो जैसे ही 1 में मैंने 3 जोड़ा तो मुझे 4 मिल गया। फिर देखो क्रमागत विषम संख्या में जोड़ रहा हूँ, 1 3 5 को मैं जोड़ूंगा तो 9 मिल जाएगा। 1 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। 9 क्या है? 3 पूर्ण वर्ग संख्या। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग। 3 क्रमागत संख्या को जोड़ी थी मैंने तो मुझे 9 मिला था। अब 4 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ूंगा, 1 3 5 7, क्या मिल जाएगा? 16, 4 का वर्ग। अब और जोड़ूंगा, 1 3 5 7 9, कितना आ रहा है? 25। तो देखो यहाँ पर एक विषम संख्या का देखा तो 1 का वर्ग आया, 2 विषम संख्याओं को जोड़ा क्रमागत 4 आ गया, 2 का वर्ग। 3 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा 9 आ गया, 3 का वर्ग। 4 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा 16 आ गया, 4 का वर्ग। 5 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा 25 आ गया, 5 का वर्ग। 6 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा 36 आ गया, 6 का वर्ग। तो ये एक पैटर्न दिखने को मिल गया आपको। ऐसे आगे करोगे तो देखो क्या आता है ना? जोड़ के देखो भाई, 1 3 5 7 9 11, और क्या कर दोगे? 13 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक तो 36 आया था, 36 में 13 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 49। 49 क्या होता है? 7 का वर्ग। तो 7 क्रमागत विषम संख्या को जोड़ा तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, 7 का वर्ग। तो ये एक पैटर्न है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ये भी हो गया, ये भी आप समझ गए आराम से। चलिए अगले वाले में आ जाते हैं, पेज में 6, पेज पे आ जाओ। कक्षा 6 में आपने कुछ पढ़ा होगा, क्या वो आपको याद है अभी तक? क्या आपको कक्षा 6 में पढ़ाया गया यह प्रतिरूप याद है? 1 3, ये 4 है, 1 3 और ये कितना है? 5। 1 3 और 3 और ये 2 5। ठीक है, ये क्या है? 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। ये क्या है? 1 3 5 और ये 5, ये क्या है? 10 है। फिर देखो 1 3 5, यहाँ देखो 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है? 5 है। 1 3 5 7, 1 3 5, कितना है? 7। तो ये पैटर्न है। हम देखते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग n² है, जो कि अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, है ना? कह रहे हैं गणित में कभी कभी तर्क और युक्तियां किसी शब्द के बिना भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। दृश्य प्रमाण स्वयं रूप में पूर्ण हो सकते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त हम विषम संख्या को क्रमिक रूप से घटाकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये पता कर सकते हैं। कैसे? देखो 25 क्या होता है बाबू? 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब ये है या नहीं है उसको चेक करने का भी एक तरीका है। वैसे तो सिंपल तरीका यही है, लेकिन और एक तरीका क्या है? 25 में से 1 घटाया 24 आया। पहली विषम संख्या 1 घटाई मैंने, जो भी संख्या होगा उसमें से 1 घटाना है। 1 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती? 3। जो भी आया 24 में से आपको क्या घटा देना है? अगली विषम संख्या। 3 घटाया 21 आ गया, 21 आ गया। 3 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है? 5। 21 में से 5 घटाया क्या आ गया? 16 आ गया, 16 यहाँ लिख दिया। 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है? 7।
7 घटा दिया तो 9 आ गया, फिर 9 को यहाँ लिख दिया। 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है? 9। 9 में से 9 घटाया 0 आ गया। कितनी बार घटाया? 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का वर्ग। तो जितनी 5 का वर्ग है 5 बार ही घटना चाहिए था, और घटने पे क्या आना चाहिए? 0, तभी बात बनेगी। अब 6 है, 6 के लिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे 36 है, 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ। 36 में से 1 घटाएंगे 35 आएगा। अब यहाँ 35 लिखोगे। अगली विषम संख्या क्या है? 3 है। 35 में से 3 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 32। यहाँ 32 लिखोगे। 3 के बाद क्या है? 5। 32 में से 5 घटाओगे क्या आ जाएगा? 32 में से 5 घटाओगे 27 आ जाएगा। ठीक है, 27। 27 यहाँ लिखोगे। 27 में से 7 घटा दोगे, 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या है? 20 आ जाएगा, है ना। फिर 20 में से 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है? 9। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ 11 लिखो। 11, 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है? 11 होती है। 11 में से 11 घटाएंगे 0। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार ही घटना था। तो ये पता लग गया कि 36 भी होगा। तो 36 भी हमारा क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पता लग गया। ऐसे ही हम करते रहते हैं। ठीक है, जो भी संख्या होगी ऐसे करके आप प्राप्त कर सकते हो। अब अगर हमें 38 का चेक करना है, 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कैसे पता लग जाएगा? देखो, 38 है, 38 में से मैंने 1 घटाया 37 है। 37 यहाँ लिखूंगा। 1 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है? 3। 37 में 3 घटाया 34 आ गया। 34 मैंने यहाँ लिख दिया। 3 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है? 5। 34 में से 5 घटाया 29 आ गया। 29 मैंने यहाँ लिख दिया। 5 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है? 7। 29 में से 7 घटाऊंगा 22 आ जाएगा। 22 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर क्या घटाना? 7 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है? 9। 13 आ गया। 13 यहाँ लिख दोगे। 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है? 11। घटा देंगे 2 आ गया। 2 के बाद अगली विषम संख्या क्या होती है? 13। 2 में से 13 घटाएंगे माइनस के 11 आ जाएगा। 0 तो आया ही नहीं, 0 से भी छोटा आ गया। तो 0 नहीं आ रहा, तो 38 क्या है बाबू? एक विषम 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमने पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूर्ण वर्ग संख्या पता कर ली। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको बताना है। यहां दे रखा है, यहां पर दे रखा है 1 और 100 के मध्य कितनी वर्ग संख्या है। ठीक है, ये आपको पता करना पड़ेगा है। 1 से 100 के बीच कितनी वर्ग संख्या है। तो मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है देख लीजिए। 1 और 100 के बीच में बोला है ना, तो जो भी संख्या 1 का वर्ग लिख दो, यहाँ 2 का वर्ग लिख दो, 3 का वर्ग लिख दो, 4 का वर्ग लिख दो, 5 का वर्ग लिख दो, 6 का वर्ग लिख दो, 7 का वर्ग लिख दो, 8 का वर्ग लिख दो, 9 का वर्ग लिख दो, 10 का वर्ग लिख दो। तो 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, वर्ग का मतलब उसी संख्या उसी से गुणा करना। 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 बचे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 9 100। तो 1 और 100 तक 10 है। कितने हैं? 10 है। 1 से 100 तक 10 है। अब 101 से 200 के बीच में बोला है, तो 11 कर लो। 11 से स्टार्ट करोगे ना, अगला 11 का वर्ग क्या होता है? 121। फिर आ जाएगा 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169। 14 का वर्ग 196 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है। तो ये 200 से बड़ा हो गया। तो कितनी संख्याएं होंगी? 101 से 200 के बीच में 1 2 3 4 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 4 संख्याएं होंगी। ऐसे ही आपको चेक करना है। ठीक है, 201 पे आ गए, तो 201 पे बड़ा कौन है? 15 है। 15 16 17 रख के देखोगे तो पता लग जाएगा कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 14 का वर्ग किया था, 200 तक आ गया था ना, 4 संख्याएं थी। अब 15 का जब हम वर्ग करेंगे, 15 गुणा 15 कितना होता है? 225, है ना। फिर 16 का वर्ग करोगे, 16 का वर्ग, ये क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का वर्ग क्या होता है? 16 गुणा 16 कितना होता है बच्चों? 256। ये भी 300 से छोटा है। 17 करेंगे, 17 का वर्ग क्या होता है? 289। ठीक है, 18 का वर्ग करोगे तो 18 का वर्ग कितना होता है? 18 गुणा 18, ये होता है 324। ठीक है,
तो 200 से 300 के बीच में कितनी संख्या है? 3 संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब 300 से 400 में आ जाओ, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग करेंगे तो 19 गुणा 19 कितना होता है प्यारे बच्चों? 361। 19 गुणा 19 361, ठीक है। फिर 20 का वर्ग करोगे, 20 गुणा 20 400 होता है। तो 300 से 400 के बीच कितनी संख्या है? 3 संख्या है, ये लिख देंगे। 400 से 500 में आ जाओ, 21 का वर्ग, 21 का वर्ग मतलब 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 441। फिर आ जाओ 22 का वर्ग, 22 का वर्ग मतलब 22 गुणा 22, तो 22 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 484। फिर 23 के वर्ग पे आ जाओ, 23 को 23 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 23 गुणा 23, तो ये आता है 529। तो हमसे बोला है 400 से 500 के बीच कितनी संख्या है? तो 2 ही संख्या है, 2 ही पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। फिर आ जाओ, और कौन कौन सी संख्या? ये संख्या है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। 23 का, फिर 500 600 के बीच में 24 का वर्ग देखो, 24 का वर्ग होता है 576, 24 गुणा 24 576। फिर 25 का वर्ग, 25 गुणा 25 625 होता है। तो 500 से 600 के बीच में 2 संख्या है। कितनी संख्या है? 2 संख्या है, ठीक है। फिर आ जाओ 600 से 700 के बीच में, 600 700 के बीच में 25 का वर्ग 625। अब आ जाओ 26 का वर्ग, 26 का वर्ग पे आ जाओ, 26 गुणा 26 676 होता है। 27 का वर्ग करेंगे, 27 गुणा 27 ये आ जाएगा 729। तो 600 से 700 के बीच में, 600 के 700 के बीच में 2 संख्या है। 700 से 800 के बीच में आ जाओ, 28 का वर्ग करो, 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 कितना होता है? 784। और फिर 29 पे आ जाओ, 29 गुणा 29, 29 को 29 से गुणा करेंगे, 29 को 29 से गुणा करेंगे तो 841 आएगा। तो क्या बोल रहा है? 700 से 800, ये 800 से बड़ा हो गया, तो इसमें भी 2 ही संख्या है, ठीक है। फिर 800 से 900 बोल रहा है, 30 के वर्ग में आ जाओ, 30 गुणा 30, 3 3 9 0। 800 से 900 के बीच में भी 2 ही आ रही है, 2 संख्या है। और 900 से 1000 के बीच में फिर 31 का वर्ग करेंगे, ठीक है। 31 का वर्ग करेंगे तो 31 गुणा 31 ये होता है 961। फिर 32 का वर्ग करेंगे तो 32 को 32 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 32 गुणा 32, तो ये 1024 होता है। तो ये तो बड़ा हो गया। तो 900 से 1000 के बीच में एक ही संख्या है, 900 से 1000 के बीच में एक ही संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको पेज नंबर 1 से लेके 7 तक डिटेल में पढ़ा दिया। ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो आपके दिमाग के ऊपर से सब चलने लगेगा, है ना। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर हमने 7 तक पढ़ा है। बाकी दूसरे वाले पार्ट में हम पेज नंबर जितने भी हैं वो कवर कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। पेज देखो बच्चों, इन वीडियोस को ना पेन पेपर में ही समझना पड़ेगा। पेन पेपर में ही आप बेस्ट समझ सकते हो। अगर इसको मैं डिजिटल बोर्ड में समझाने जाऊं तो ये सब दिखेगा नहीं, और लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के लिए ये बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप आज मैंने जितना पढ़ाया वो समझ गए होंगे। मैंने जानबूझ के पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर नहीं किया है, एक टॉपिक लिया था और पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 7 तक हमने पूरा डिटेल में सीखा समझा, ठीक है। आप इतना अच्छे से समझ लीजिए। बाकी जो पेज बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे आसानी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज जितना पढ़ाया है उतना अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। आराम से मैंने सब चीज़ें आपको बताई हैं, सिखाई हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे बता दीजिए कि जो मैंने पेन पेपर में समझाया आपको वो अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। क्योंकि पेन पेपर में समझाना ही पड़ेगा आपको, वरना अगर ये किताब का अगर मैं यहाँ लिख के लाता तो डिजिटल बोर्ड पर समझाने की जगह नहीं हो पाती, है ना। तो पेन पेपर में फोकस अच्छा बनता है। हर एक लाइन पे हमने नज़र डाली है कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और उसको एक्सप्लेन किया है पेन पेपर में। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।